प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानी संवदिया आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु ने प्रेमचंद की उस परंपरा को आगे बढ़ाया है, विकास किया है। कई हमारे साहित्यकार हैं जिन्होंने प्रेमचंद के परंपरा को, जो कहानी जिस तरह से वो लिखते थे, जिस शैली का उपयोग करते थे, उसमें से एक है फणीश्वर नाथ रेणु, जिन्होंने उनकी कहानी को, परंपरा को आगे बढ़ाया है। ये आंचलिक कथाकार हैं, परंपरा उनकी है, लेकिन इन्होंने अधिकतर आंचलिक कहानियां लिखी हैं, उपन्यास लिखे हैं। मैला आंचल आपने सुना होगा, टीवी सीरियल था, वो इन्हीं का लिखा है। लालटेन भी इन्हीं का लिखा हुआ है। अब जो फणीश्वर नाथ रेणु है, ये मानवीय संवेदनाओं को सशक्त रूप से प्रस्तुत करते हैं। इन्होंने संवदिया के माध्यम से एक ऐसा है नारी की पीड़ा, ऐसा है नारी की पीड़ा को, उसकी मजबूरी को, उसकी कोमल भावनाओं को, उसके दर्द को जिस तरह से प्रदर्शित हमारे सामने किया है इस कहानी में, वो हमारे दिल को छू जाती है। हमारे दिल को ऐसा जैसे छुरी से काटते हैं ना, दिल को आर पार हो जाती है। ये मानवीय संवेदनाएं हैं, भावुक हो जाना कहानी का। दूसरी इनकी जो विशेषता है कि इन्होंने आंचलिक शब्दों का, आंचलिक का मतलब होता है अंचल, यानी जिस प्रांत में प्रांत या क्षेत्र की कहानी, जीवन को दिखाना, उनके लोक जीवन को दिखाना, अर्थात वहां की रहन सहन, वहां की भाषा, वहां का वातावरण, वहां की बोली, वहां की अच्छी भरी सब बुरी चीजें जितनी भी हैं, वो लोक जीवन में आएगी, वहां के जीवन में आएगी। इसलिए आंचलिक कहानी है। अब ये कटिहार जिले की कहानी है यहाँ पर, और वहाँ के जो भाषा है, जो वहाँ का रहन सहन है, वहाँ का गांव का चित्र है, तो एक बड़ी तो संवदिया के नाम से, संवदिया का मतलब संदेशवाहक। किसी जमाने में जो हलकारा होता था, उसके डंडी लाकर उसमें समाचार लेकर चिट्ठियां ले जाता था, जो हमारे संदेश वाहक होते थे। तो इससे पहले कबूतर थे जो चिट्ठियां इधर से उधर करते थे। तो समय समय पर अलग अलग समाचार देने वाले हुए हैं। कबूतर से लेकर जो समाचार देने का सफर है संवदिया, और संवदिया से डाकघर तक। अब इस गांव में जहां बड़ी बहुरिया रहती है, वहां पर डाकघर खुल गया है, जहां पर अब लोग अपना चिट्ठी उट्ठी पोस्ट करने आते हैं। अब बहुत कम संवदिया की जरूरत पड़ती है। अचानक एक दिन संवदिया, यानी कि हर गोविंद, यहाँ पर संवदिया कौन है? संवदिया माने संदेश वाहक। संवदिया को इसकी खासियत और है संवदिया की, कि जिस भाव में आप उसको, जो लयकारी, जो भावना का उतार चढ़ाव, जिस भाव में आप सुनाओगे, उसी भावना को व्यक्त करना संवदिया का मुख्य काम होता था। हालांकि गांव में कुछ लोग उस समय संवदिया को अच्छा नहीं मानते थे। भाई खाता है तान भर सोता है, ये संवदिया के बारे में कहा, आपकी किताब में लिखा हुआ है। अब संवदिया जब बुलाते हैं तो हर गोविंद जाता है हवेली, बड़ी हवेली जाता है और सोचता है कि मुझे क्यों बुलाया। अच्छी खासी जब डाकघर खुल गई है, आजकल कौन बुलाता है संवदिया को? जरूर कोई गुप्त समाचार देना होगा, तभी मेरे को बुलाया है बड़ी बहुरिया ने। ये सोचता सोचता वो जाता है और बड़ी बहुरिया, बड़ी हवेली में जाता है। बड़ी हवेली में जाकर वो देखता है कि वहां की स्थिति अलग है। साग, बथुआ साग खाकर जी रही है। और जैसे वो जाता है तो वहां पर उसकी स्थिति बड़ी दयनीय होती है, ठीक है ना। वो बड़ी बहुरिया, जिसके कड़ी घर में नौकर चाकर थे और जिसको आशो आराम मिलता था, आज वो दाने दाने के लिए मोहताज है, बथुआ साग खाकर अपनी जिंदगी बिता रही है। जब ये दृश्य देखता है हर गोविंद, तो उसका दिल भर आता है, उसके आंखें भर आती है कि कभी क्या ठाठ थे इस बहुरिया के, जिसके आगे पीछे नौकर घूमते थे, आज दाने दाने को तरस रही है। तो संवदिया जब आगे मिलता है, ये स्थिति बताती है। बड़ी बहुरिया की स्थिति को देखकर उनको बड़ी दया आती है, और फिर बड़ी बहुरिया कहती है, क्यों बड़ी माँ मुझे क्यों बुलाया है? ये संवदिया का एक संवाद है। एक संवदिया उनका कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो उनको अपनी माँ और गांव की माँ मानता है। और जो इस तरह का संवाद है संवदिया और बड़ी बहू के बीच में, वो बड़ा ही दिल के मर्म को छू लेता है। हमारे अगर कोई हम भावनात्मक व्यक्ति होगा तो शायद वो
उसका गला भरा है। इस तरह से संवाद लिखे गए हैं फणीशनाथ रेणु ने। ये यही आंचलिक इनके कहानियों की विशेषता है कि वो उसी भाषा का प्रयोग करते हैं। उस भाषा से हम उस पात्र के भावों का, उसके वातावरण का सहजता से उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और हम उसके हिस्से बन जाते हैं। यही हमारे अंदर जो है, और यही साहित्य का काम भी है कि हमें बहुत जल्दी अपने में जोड़ लेना, सने सुधारीकरण कर देना। तो यहाँ पर बहुली जब सुनाती है कि देखना कि हरगोविंद मेरे माँ के घर जाओ और उनको बोलो कि मैं भाभी के, उनकी भाभी है बड़ी बहू की, मैं भाभी की सेवा करूंगी और भैया की, और जो बच्चों की जूठन होगी उससे खाकर गुजार कर लूंगी। ये बथुआ साग खाकर मैं कब तक जिंदा रह सकती हूँ, मेरा यहाँ गुजारा नहीं है, माँ से कह देना कि मुझे यहाँ से लेवा लाए। और ये बहुरिया जिस तरह से रोकर दर्द की फांके फड़कर सुनाती है, हरगोविंद का तो दिल ही चिर जाता है उसको सुनकर। और वो कहती है जाओ, फिर उसके लिए वो उसको 5 रुपए भी देती है, 5 रुपए देती है, जाओ भैया ये जाओ। और वो कहता है नहीं बड़ी बहुआ, बड़ी बहुरिया कहता है, नहीं बड़ी बहुरिया नहीं, मेरे पास पैसे हैं। वो 5 रुपए नहीं लेता और जहां से वो चला जाता है कटिहार स्टेशन, जहाँ कटिहार स्टेशन है वहां चला जाता है बस गाड़ी पकड़ने के लिए। पहली ऐसा नहीं कि पहली बार कटिहार स्टेशन पर गया है, पहली बार भी गया था, लेकिन समाचार पहली बार भी दिए थे। लेकिन इस बार जब वो जाता है तो उसके पास कटिहार स्टेशन पर जाता है और उसको कोई दिक्कत नहीं होती, लाउड स्पीकर लगे होते हैं कि भाई ये गाड़ी आने वाली है, तो उसको सरलता से उसको इस बार कोई दिक्कत नहीं होती, गाड़ी में बैठ जाता है और बैठता बैठता वो यही सोचता रहता है, वही वो आंसू टपकते हुए बहुरिया का उदास चेहरा उसके मन में आता रहता है। और ये देखकर वो बड़ा उदास रहता है कि वो क्या कहेगा वहां जाकर, कैसे कहेगा। बड़ी बहुरिया द्वारा अपना संदेश में हरगोविंद को बताना, हरगोविंद द्वारा बिहुरीपुर की यात्रा करता है, कटिहार स्टेशन पर पहुंचता है वो, और इस तरह से हरगोविंद को संदेश सुनाने की चिंता सताने लगती है। अब हरगोविंद को उसकी चिंता सताने लगती है, यार वहां जाकर कैसे कहेगा, बड़ी बहुरिया की दुख भरी कहानियों को कैसे सुनाएगा है। उस बहुरिया की जिसके यहाँ नौकर चाकर थे, जो बड़ी ठाट बाट से रहती थी, आज जो दाने दाने के लिए मोहताज है, वो इस बहुरिया की कहानी कैसे सुनाएगा। वो बड़ी दिल चीरने वाली। यही रास्ते रास्ते चलते चलते वो स्टेशन जहां उन्होंने उतरना होता है वहां पहुंच जाता है। गोविंद तथा बहुरिया की माँ का वार्तालाप। तो यहीं पहुंचते पहुंचते वो स्टेशन उतर जाता है और बहुरिया के घर की तरफ चल पड़ता है, धीरे धीरे ऐसे चल पड़ता है। यही दिमाग में ये सारे गाड़ी में बैठते हुए, रास्ते में चलते हुए वो यही सोचता रहता है कि यार मैं कैसे सुनाऊंगा बहुरिया का। तो जाता है और उनसे माँ मिलती है और उसकी माँ को पता होता है कि इनके घर वाले, इनके 3 भाई थे और तीनों भाइयों में आपस में बंटवारा हो गया। यहाँ तक कि बड़ी बहुरिया की एक जो साड़ी थी उसके भी 3 टुकड़े करे गए। कहानी बड़ी मार्मिक है, आप पढ़ोगे बड़ी अच्छी लगेगी संवेदिया। मुझे तो ऐसा लगता है जब मैं ये कहानी पढ़ता हूँ तो 50-60 दशक की जो फिल्में हमारी जो इस आधार पे बनी थी, आंचलिक आधार पे, वो आ जाती है मेरी नजर में। जैसे बड़ी बहू थी ना, बड़ी बहू, मीना कुमारी की फिल्म बड़ी बहू, उस तरह की ये फिल्में आ जाती है। वो पात्र मेरी आंखों के सामने आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि मैं कोई फिल्म देख रहा हूँ 50-60-70 की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म। तो ये आंखों के सामने एक बिंब सा बनता जाता है, एक चलचित्र से चलती रहती है। जो पूरी पूरी की पूरी जो स्टोरी है वो एक चलचित्र, एक फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने चलती रहती है। अगर आप इसको बड़ी संवेदना से पढ़ोगे, बड़ी आत्महत्या से पढ़ोगे, तो ये कहानी भी आपको भी बड़ी अंदर तक प्रभावित करेगी। तो वो सुनाता है और कहता है कि कैसे आए हो। जरूर कुछ गांव वालों को खबर लग जाती है कि संवदिया आया, जरूर कोई विशिष्ट समाचार लेके आया होगा। तो कहती है ये करो, लेकिन वो कहते कहते कुछ और कह देता है, नहीं मैं यही किसी गांव में नजदीक आया था और आपने सोचा कि यहाँ से मिलता चलूं आपसे, ताकि बड़ी बहुरिया को आपकी खैर खबर कुशल क्षेम सुना दूं कि ठीक ठाक है। सारी रात उसको नाश्ता वास्ता करते हैं, चूड़ा देते हैं चावल का और उसको साथ खाना देते हैं। फिर वो रात भर जब वो सोता है बहुरिया की माँ के घर में, तो उसको नींद नहीं आती है। सवेरे उठकर वो कैसे सुनाएगा, कैसे कहेगा उस बात को। रात भर उसको नींद नहीं आती। बहुरिया का वो जो चेहरा है आंसुओं से उदास भरा लटता हुआ, उसके चेहरे पर रात भर उसको सोने नहीं देता।
सुबह होती है, सुबह कहती है हाँ बेटा कुछ सब ठीक ठाक तो है, हाँ सब ठीक है, मैं तो ऐसे ही मिलने आया था। तो उसके भैया जो होते हैं बहुरिया के बड़े भाई कहते हैं कि कुछ पैसे चाहिए, लाओ आप वापस जाने के। नहीं मेरे पास हैं। हालांकि उसके पास नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो मना कर देता है बहुरिया ने, और वो बहुरिया से भी नहीं लेता जाते वक्त पैसा। तो इस प्रकार से जब वो कटिहार तक का वो अपना टिकट तो ले लेता है, कटिहार तक जाने के उसके पास पैसे होते हैं, लेकिन कटिहार के बाद जलालगढ़, जलालगढ़ जहां पर से वो आया था, बहुरिया बड़ी बहुरिया का जो घर था, वहां वहां पर वो नहीं जा पाता। कटिहार स्टेशन पर उतर कर वो 3-4 कोस पैदल जाता है, पैदल जाता है, पैदल जाता है, पैदल जाता है। शाम रात हो जाती है, रात के वक्त में तो पहुंचता भड़कता लड़खड़ाता हुआ भटकता हुआ वो जलालगढ़ पहुंचता है सवेरे 3-4 बजे के करीब। और देखा तो बड़ी बहुरिया ड्योढ़ी पर अपने बाहरी इंतजार पे बैठी होती है शहर गोविंद का कि कब आएगा, कि कब आएगा। और थका हारा चूर पैदल यात्रा करके वो वहां पर बेहोश हो जाता है। फिर उसको जब समझ में आती है तो कहती है कि मुझे माफ कर देना बड़ी बहुरिया, मैं आपका ये संदेश नहीं सुना सका। इतने में बड़ी बहुरिया भी कहती है कि मुझे भी बड़ी बहुरिया को अपने ये संदेशा भेजने का बड़ा दुख होता है। हरगोविंद कहता है कि नहीं, आप यही रहेंगी, इसी गांव में रहेंगी, आप माँ है, लास्ट के शब्द है किताब के, आप माँ है, आप इस गांव की माँ है, आप हमारा मान सम्मान है, मैं आपकी सेवा करूंगा। और ये बात कहकर वो कहानी खत्म हो जाती है। तो हमने देखा किस तरह से एक नारी शक्ति का एक किस तरह से जूझती है वो अपने अपने साधनों से, अपनी गरीबी से, और किस तरह से अपने ही गांव में रहना वो पसंद करती है अपने मान सम्मान को। बहुरिया को पछतावा होता है कि मैंने गलत भेजा इसको, मुझे यहीं रहना चाहिए था, जिस गांव में ऐसे मुझे चाहने वाले प्यार करने वाले लोग हैं, मैं ऐसे उनको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। तो ये मानवीय संवेदनाओं से पटा हुआ एक बहुत सुंदर आपका कथा है। इसलिए एक बार फिर हम पढ़ देते हैं। ये पूरी 10 के 10 जो पॉइंट है पूरी पाठ के सार को प्रदर्शित करती है। आप इसमें से कई कहानियों के कई छोटे छोटे हिस्से जो आंचलिक शब्द हैं वो मैंने छोड़ दिए हैं, जब आप पढ़ोगे तभी आपको इसका समझ में आएगा। अब बात यह है कि जो पॉइंट मैंने बनाए हैं ना, इन्हीं से प्रश्न बनते हैं। जैसे संवदिया किसे कहते हैं, संदेश वाहक को, उसको संदेश बड़ी बहुरिया ने संदेश वाहक को यानी संवदिया को क्यों बुलाया, बड़ी हवेली और वर्तमान बड़ी हवेली में बड़ी हवेली की वर्तमान स्थिति का वो कीजिए, बड़ी बहुरिया क्या अतीत की और वर्तमान की स्थिति का वो कीजिए, क्या बोलते हैं इसको, अंतर स्पष्ट कीजिए। दूसरा, बड़ी बहू की दयनीय स्थिति का वर्णन कीजिए। बड़ी बहू द्वारा अपना संदेश हरगोविंद को बताना, जिस तरह से क्या बताती है अपने संदेश में कि क्या क्या कहना है, उस संदेश का संक्षिप्त में। तो इनसे हम प्रश्न बना सकते हैं। और हरगोविंद द्वारा बिंदकपुर की यात्रा किस प्रकार वो काटता है, किस प्रकार, क्या कारण है कि हरगोविंद वहां जाकर बहुरिया का वो संदेश सुनाने में असमर्थ होता है, क्या कारण है। ये पूरा का पूरा चैप्टर है ना, ये संवेदनाओं की चाशनी में डूबा पड़ा है। तो आशा करता हूं कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे और आपने इनके कहानियों को किताब में पढ़ोगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद।